नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं हमारा ये मास्टर 30 बैच। मास्टर 30 बैच जैसे आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है क्लास 10th फॉर यूपी बोर्ड। सर, मैं तो यूपी बोर्ड का नहीं हूँ, क्या मेरे लिए ये क्लास है? भाई, आप यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, आप भारत के किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के पास ये चैप्टर मौजूद है। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो लिखा यूपी बोर्ड है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ हमारे सारे ही बच्चे लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अपनी इस मास्टर 30 सीरीज में हम लोग हर चैप्टर से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। हमारी आज की इस क्लास में भी हम लोग आपके साथ इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अध्याय रहा है। पेपर में बहुत बार आप देखते हैं कि सवाल को पूछा जाता है। दोस्तों, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद और बड़े ही मजेदार तरीके से दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ अपने इस अध्याय को आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, शुरू है ना, चैप्टर को कर देते हैं स्टार्ट। बिल्कुल भी समय को नहीं करते हैं व्यर्थ। यहां पर आपके सामने चीजों को रखा जा रहा है कि हम लोग अपनी आज की इस क्लास में किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित कुछ हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आप देखते सबसे पहले हम लोग आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, उनको डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ फिर हम लोग इस चैप्टर से संबंधित आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर आखिर में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मोटे मोटे तौर पे बताएं, आपके साथ हम लोग जितनी भी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, आप देखते हैं कि जितनी भी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे वो सारी की सारी चीज़ें आप देखते हैं कि आपके पेपर में पूरे तौर पर आएंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इन चीज़ों को समझ पाएंगे। स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, समय को बिल्कुल भी हम लोग आप सभी के सामने व्यर्थ नहीं करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, जैसे चैप्टर का नाम ही है दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद, तो चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है, लिखा है भारत में राष्ट्रवाद, और उसी से संबंधित प्रश्न हमारे सामने यहां पर रखा जा रहा है। हम देखते हैं, पूछा जा रहा है कि भाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है या फिर इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद एक प्रकार की विचारधारा है। विचारधारा का मतलब क्या है दोस्तों, कि राष्ट्रवाद ना एक प्रकार की आपको सोच दिखती है। और ये जो राष्ट्रवाद आपको दिखता है दोस्तों, क्या है कि किसी भी देश के अंतर्गत जो लोग हैं, जब वो अपने आप को अपने देश से पहचानने पर गर्व महसूस करते हैं, जब लोगों में देश प्रेम बढ़ने लग जाता है ना, राष्ट्रवाद क्या है दोस्तों, सीधे सरल शब्दों में हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद का मतलब है देश प्रेम। जब किसी देश में रहने वाली जनता अपने देश से बहुत प्रेम करती है, देश के लिए मर मिटने को तैयार होती है, देश के लिए क्या करती है दोस्तों, अपने बलिदान को देने के लिए तैयार होती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से आप देखते हैं कि पुकारते हैं। और जब भी हमें राष्ट्रवाद को दर्शाना होता है ना दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें राष्ट्रवाद को दर्शाना होता है तो हम लोग उसके लिए अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी भी देश के अंतर्गत लोगों में प्रेम दिखाने के लिए उस देश के राष्ट्र ध्वज को दिखाते हैं, राष्ट्र प्रतीक को दिखाते हैं, या फिर राष्ट्रगान को दिखाते हैं। तो सीधे सरल शब्दों में राष्ट्रवाद एक प्रकार की सोच है, विचारधारा है, जो देश के अंतर्गत आ जाने के बाद जो देश के लोग होते हैं उनमें आती है और फिर लोगों को आप देखते हैं कि देश प्रेम की तरफ आगे बढ़ाती है। बढ़ेंगे आगे। हमारा जो देश प्यारा भारत था दोस्तों, आप देखते हैं कि उस पर अंग्रेजों के द्वारा शासन किया गया। भारत को लगभग 200 सालों से भी ज़्यादा समय तक अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाकर रखा गया। और हम ये भी देखते हैं दोस्तों कि हमारे प्यारे भारत के अंदर ये जो राष्ट्रवाद था, है ना, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि देश प्रेम के नाम से भी देखते हैं। हम देखते हैं कि भारत के लोगों में ना ये जो राष्ट्रवाद था, ये एक घटना के साथ शुरू होता है। शुरुआत में अंग्रेज हमको दबा रहे थे तो हम लोग दबते जा रहे थे, और आप देखते हैं कि अंग्रेज जिस जिस तरीके से हमको दबाते चले गए, जिस जिस तरीके से हमारे साथ अपने नियम और कानूनों को बनाते चले गए, तो हम लोग उनके द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को मानते चले गए। लेकिन एक घटना घटती है और उसी घटना के साथ आप देखते हैं कि भारत में जो देश प्रेम की सोच थी ना, वो हमें आती हुई दिखती है। होता क्या है भाई, दुनिया में होता है प्रथम विश्व युद्ध, जिसे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से भी पुकारते हैं, और साल 1914 से साल 1918 तक आप देखते हैं कि ये लड़ाई चलती है। अच्छा, इस लड़ाई में ना भारत शामिल नहीं था भाई, हम तो गुलाम थे अंग्रेजों के, अंग्रेज इस लड़ाई में शामिल थे। तो दुनिया के उस समय के जितने भी पावरफुल देश थे वो आपस में लड़ रहे थे। अमेरिका था, रूस था, अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन था, अंग्रेज जो हम पर राज कर रहे थे, ये सभी देश
जो पावरफुल देश थे ना उस समय के, वो आपस में उस समय लड़ रहे थे। भारत तो आप देखते हैं कि अंग्रेजों का गुलाम था, और आप देखते हैं कि हम इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से भारत भी इसके अंतर्गत शामिल हुआ। अच्छा, इस प्रथम विश्व युद्ध के हो जाने की वजह से भारत में बहुत सारे आप देखते हैं कि बदलाव आए, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीयों के दिल में गुस्सा भरने लगा, और इसी गुस्से को आप देखते हैं कि भारत के नेताओं ने एक चिंगारी के तरीके से क्या किया दोस्तों, प्रयोग में लाए देश की आजादी के लिए। सबसे पहले आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध को जीतने के लिए क्या करा दोस्तों। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में होता है खर्चा, और उस खर्चे को आप देखते हैं कि पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने भारत के अंदर टैक्स को बढ़ा दिया, भारतीयों से ज्यादा पैसा लेना शुरू कर दिया। अब इससे भारतीयों के दिल में गुस्सा भरा और वो देश प्रेम की तरफ आगे बढ़ने लगे। उसी के साथ साथ अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, भारत के लोगों को जबरदस्ती अपनी सेना में शामिल करके अपने लिए लड़ने के लिए ले जाते थे। भारत के लोग, हमारी तो लड़ाई भी नहीं थी, भारत के गांव के लड़कों को आप देखते हैं कि अंग्रेज लोग भारतीय सेना में शामिल करते और उनको फिर लड़वाने के लिए देश से बाहर ले जाते थे। इस बात का भी गुस्सा था भारतीयों के दिल में। उस समय टैक्स भी बढ़ गया, उस समय महंगाई भी बढ़ जाती है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रथम विश्व युद्ध का समय था, इस समय आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी गतिविधियां होती हैं जिससे भारतीयों के दिल में देश प्रेम की भावना, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती चली जाती है। उसी समय आप देखते हैं कि एक महामारी भी आ जाती है, और अंग्रेज लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जो महामारी या फिर ये जो बीमारी थी, इसका कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से निपटारा नहीं देते हैं। भारत के लोग इससे भी गुस्से में थे, और ये सभी वजह क्या कर देती है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से आप देखते हैं कि भारतीयों के दिल में देश प्रेम तेजी से भरने लग जाता है ना। अब साल 1916 हम देखते हैं कि दोस्तों ये जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था, ये साल 1914 से साल 1918 तक चलता है। अब इसी काल अवधि में भारतीयों के दिल में अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था ना, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था, और आप देखते हैं कि इस गुस्से को अब एक सही राह दिखाने की जरूरत थी, और इसको सही राह दिखाई जाती है किसके द्वारा दोस्तों, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा। कौन है ये व्यक्ति दोस्तों, इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, जिसको हम लोग महात्मा गांधी के नाम से भी पुकारते हैं। तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं दोस्तों, कहानी में करते हैं एंट्री, और गांधी जी साल 1915 में आप देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। 9 जनवरी आप देखते हैं कि साल 1915 को गांधी जी भारत आते हैं, और भारत आ जाने के बाद वो भारतीयों के सामने क्या करते हैं, एक प्रकार से एक आइडिया प्रस्तुत करते हैं, एक विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसे कहा जाता है सत्याग्रह। गांधी जी का ये मानना था कि आज़ादी की ये जो लड़ाई है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी ये जो आज़ादी की लड़ाई थी, ये किनके लिए आप देखते हैं कि सही थी। क्या अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था? जी हाँ। क्या हमारा अंग्रेजों से लड़ना सही था? जी हाँ, बिल्कुल सही था। तो गांधी जी ने यह बताया कि अगर आपका उद्देश्य सही है, अगर आप किसी बात पर विरोध कर रहे हैं और आपका उद्देश्य सही है, तो आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, बल्कि आप क्या है दोस्तों, आप अपने जो आपको दबा रहा है, जो आपका शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ अहिंसा का पालन करेंगे। तो गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भारत को आप देखते हैं कि आजाद कराने का रास्ता प्रस्तुत किया, और इसी को हम लोग सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह का मतलब है सच का रास्ता, है ना। कि सच का रास्ता क्या है दोस्तों, कि हम लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए अंग्रेजों से हिंसा नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इकट्ठे होकर विरोध करेंगे और अंग्रेजों से अपनी बातों को मनवाएंगे। और इसी सत्याग्रह की सोच पर हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुत सारे आंदोलन हमें होते हुए दिखते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है चंपारण का आंदोलन। साल 1917 में हम देखते हैं कि गांधी जी चंपारण बिहार में पहुंचते हैं, और यहाँ पर जो किसान थे ना, वहाँ पर अंग्रेजों ने अलग तरीके से उनको परेशान किया हुआ था। अंग्रेज उन किसानों से आप देखते हैं कि क्या करवाते थे दोस्तों, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और इस जो नील की खेती करवाने का तरीका था ना, इसको कहा जाता था 3 कठिया प्रणाली। इसका मतलब था कि तुम्हारी जो 85% ज़मीन है उस पर जो उगाना है उगाओ, लेकिन जो तुम्हारी 15% ज़मीन होगी ना, उस पर तुम्हें नील को उगाना ही होगा। नील एक प्रकार से आप देखते हैं कि तत्व होता है, नील का पौधा होता है, जिसे पीस कर आप देखते हैं कि तत्व निकलता है, और उसको कपड़े रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो अगर कोई किसान अपनी ज़मीन पर लगातार नील की खेती करता था, तो उसकी ज़मीन कुछ इस तरीके से हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, और इसी से हमारे चंपारण के किसान परेशान थे। वो विरोध करते हैं अंग्रेजों का, अंग्रेज उनके विरोध को दबा देते हैं। वो गांधी जी को बुलाते हैं, गांधी जी पहुंचते हैं, शांति प्रिय तरीके से विरोध किया जाता है। जो किसान थे वो गांधी जी के द्वारा बताए गए तरीके को अपनाते हैं, सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हैं, और ये आंदोलन सफल होता है। अंग्रेजों की जो मांग थी, अंग्रेज जो जिस तरीके से भारतीयों से जबरदस्ती नील की खेती करा रहे थे, वो समाप्त होती है, और भारतीयों की मांगे पूरी होती हैं। और ये आप देखते हैं कि भारत में सबसे पहला आप देखते हैं कि गांधी जी का सफल आंदोलन था, जिससे भारतीयों के दिल में ये विश्वास उठा कि भाई अगर हाँ, हम सच में अगर गांधी जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो हमारी समस्या का निपटारा होगा।
है ना। अब भारतीयों के दिल में जैसे जैसे अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था और भारत के लोग अब सत्याग्रह के रास्ते पर चल चुके थे, तो आप देखते हैं कि बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर कहानी में हमें परिवर्तन होते हुए दिखता है। अंग्रेजों को दिख जाता है कि भारत के लोग ना अब हमसे डरते नहीं है, और अपने इस डर को बनाए रखने के लिए अंग्रेज लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक कानून बनाते हैं। साल 1919 में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया जाता है, और इसी कानून को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी कानून को हम लोग रोलेट एक्ट के नाम से भी पुकारते हैं। इस कानून में अंग्रेज लोग ये कहते हैं कि भारत के लोग हमसे डरते नहीं है, आंदोलन कर रहे हैं। इस कानून के तहत अंग्रेज लोग कहते हैं कि अगर अंग्रेजों को किसी भारतीय पर सिर्फ शक हो जाए, है ना, शक, है ना, शक का मतलब क्या है दोस्तों, कि आप देखते हैं कि संदेह हो जाए, अभी आपने कोई गलती करी नहीं है, सिर्फ अंग्रेजों ने आपको देखा है और उनको आप पर शक है कि आप अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम कर सकते हैं, तो अंग्रेज सिर्फ इस शक की बिना पर किसी भी भारतीय को 2 साल तक के लिए जेल में डालने की बात कर रहे थे इस कानून के तहत। और इस कानून को पारित कर दिया गया था, जिसे आप देखते हैं कि रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया था। और जब यह आंदोलन पारित हुआ तो भारत के अंदर भारत के लोगों ने इसका बड़े लेवल पर विरोध किया, क्योंकि इसके जरिए तो आप हमारी पूरी आजादी को दबा रहे थे। तो कुछ ये तरीका अंग्रेजों ने किया था, और साल 1919 में आप देखते हैं कि इस कानून को लागू किया गया था। गांधी जी ने इस कानून को क्या कहा था दोस्तों, काला कानून भी कहा था। क्या कहा जाता था इसको गांधी जी के द्वारा, गांधी जी ने इसे काला कानून भी कहा था। ये जो काला रंग होता है ये शोक यानी कि गम का रंग होता है ना, और ये एक ऐसा कानून था जो भारतीयों को गम में डाल देने वाली बात कर रहा था, तो इसीलिए गांधी जी ने इसे काले कानून के नाम से भी संबोधित किया था। अब जब हमारे देश के अंदर ये जो आप देखते हैं कि कानून बन जाता है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के लोग विरोध करते हैं, और विरोध इसी से संबंधित हो रहा था दोस्त। हम देखते हैं कि सवाल पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो जब ये रोलेट एक्ट पारित होता है, जब ये रोलेट एक्ट भारत में लागू कर दिया जाता है, तो भारत के बहुत से नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता लोग थे, और इसी बात का विरोध आप देखते हैं कि होता है कहां पर, पंजाब का एक शहर है अमृतसर, तारीख थी 13 अप्रैल 1919। पंजाब के अंदर आप देखते हैं कि एक बाग है अमृतसर में जिसका नाम है जलियांवाला बाग। तो कुछ इस तरीके से वो बाग है, 3 तरफ से दीवारें हैं और एक तरफ से आने जाने का आप देखते हैं कि दोस्तों रास्ता देखने को मिलता है। इस जलियांवाला बाग में आप देखते हैं कि भीड़ जो थी वो बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रही थी। आप देखते हैं कि एक अंग्रेज जनरल अधिकारी जिसका नाम था जनरल डायर, ये आता है और इस निहत्ती भीड़ पर हमला कर देता है, और इसके अंदर आप देखते हैं कि लगभग 1200 से भी ज़्यादा लोग मरते हैं, है ना, 400 से भी ज़्यादा लोग इसमें मरते हैं और 1200 से भी ज़्यादा लोग घायल होते हैं। ये अंग्रेजी आंकड़ा है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा बहुत ज़्यादा था। हज़ारों की संख्या में लोग इसके अंदर अपने जानों को खो बैठते हैं। अब ये जो अंग्रेज आया था ना जनरल डायर, इसने ये क्यों ऑर्डर दिया था दोस्तों, इसने ये ऑर्डर इसलिए दिया था क्योंकि वो भारतीयों के दिल में अपना डर बनाना चाह रहा था कि भारत के लोग अब ये विरोध क्यों कर रहे हैं हमारा, इस डर को बनाने के लिए ये किया गया था। अच्छा, जब इस अंग्रेज अधिकारी ने ये काम कर दिया था दोस्तों, आप देखते हैं कि जब इस अंग्रेज अधिकारी ने, इस जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, तो जब भारत के लोग इसका विरोध करते हैं तो एक जांच कमेटी को बनाया जाता है ना, और आप देखते हैं कि दोस्तों एक जांच कमेटी को निर्मित किया जाता है जो ये चेक करती है कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आखिर किसकी वजह से हुआ था। तो उस जांच कमेटी का नाम था दोस्तों हंटर कमेटी। हंटर कर व्यक्ति था, वो उस कमेटी का अध्यक्ष था, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि भैया बताओ कि ये जो जलियांवाला बाग था ये आखिर हुआ क्यों था। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कहानी को अच्छे तरीके से देखते हैं। अब जैसे जैसे भारत में ये भारत के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, तो भारत के नेताओं को समझ में आता है कि भाई कुछ ऐसा करना होगा जिसके ज़रिए हमें अंग्रेज़ों को बताने का ये मौका मिल सके कि हम उनसे डरते नहीं हैं और पूरे तौर पर हमें विरोध करना होगा। फिर कहानी शुरू होती है भारत के एक सबसे बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन की, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, है ना। अब ये जो असहयोग आंदोलन है, सबसे पहले पेपर में पूछा जाता है कि भैया इसका मतलब क्या है, यही बता दो। तो गांधी जी ने ना, आप देखते हैं कि साल 1909 में एक पुस्तक लिखी थी जब वो अफ्रीका में थे, नाम है हिंद स्वराज। इस पुस्तक के अंदर गांधी जी ने ये बताया था कि भाई भारत जो गुलाम बना है ना अंग्रेजों का, वो इसलिए बना क्योंकि हम भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग करते रहे। अंग्रेज मुट्ठी भर थे, भारत तो भारतीयों का था, भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। ये चंद मुट्ठी भर लोग हमारे देश में आए, हम पर कब्जा कर बैठे। उन्होंने कल हमसे कहा, हमारे लिए नए नए कानून बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि कल से जमीन पर टैक्स ज्यादा लेंगे। जी माई बाप, जैसा आप कहेंगे वैसा मान लेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि भैया कब हम तुमसे अब तुम्हारी खेती पर और टैक्स लेंगे, अब तुम पर हम लोग जंगल में तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो वो हमको दबाते रहे और हम उनके द्वारा बनाए गए नियमों को, कानूनों को मानते रहे, उनका सहयोग करते रहे। और आप देखते हैं कि गांधी जी ने यही कहा कि हमारे सहयोग करने की वजह से, कि हम उनका सपोर्ट करते रहे, तो उन्होंने हम पर शासन स्थापित किया।
तो गांधी जी ने एक सोल्यूशन प्रस्तुत किया कि भाई अगर हम लोग अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजों के पास कोई तरीका ही नहीं होगा। और उनको आप देखते हैं कि गांधी जी का पूरा विश्वास था कि जब भारत का हर व्यक्ति अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर देगा तो अंग्रेजों को मात्र 1 साल के अंदर अंदर अपने देश को छोड़ना पड़ जाएगा। इसी बात को आप देखते हैं कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक में रखा था। और फिर आप देखते हैं कि इसी बात को आधार रखकर भारत के एक सबसे बड़े आंदोलन की होती है शुरुआत, जो था साल 1920 में स्थापित किया जाता है। इस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन, यानी कि भारत के लोग सहयोग नहीं करेंगे। भारत के लोग अंग्रेजों की सेना में काम करना बंद कर देते हैं, उनके लिए पुलिस में काम करना बंद कर देते हैं। भारत के जो वकील थे वो अंग्रेजी कोर्ट में जाना बंद कर देते हैं। भारत के लोग अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर देते हैं। भारत के लोग क्या कर देते हैं, अंग्रेजों से कोई भी व्यापार करना बंद कर देते हैं। जिनको अंग्रेजों ने सम्मानपूर्वक उपाधियां दी थी, अंग्रेज लोग ना किसी अगर भारतीय को पसंद करते थे तो उनको सम्मान के तौर पर टाइटल्स दिया करते थे, उनके नाम के आगे सर लगा दिया करते थे। तो बहुत से लोगों को दिया था। तो जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो हमारे भारत में जो बहुत से देश प्रेमी लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दिए गए टाइटल्स को भी वापस कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम भारत के लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों से सहयोग को समाप्त कर रहे थे। और बड़े स्तर पर भारत के हर लोग ने क्या किया दोस्तों, इसका विरोध करना शुरू किया। लेकिन ये आंदोलन आप देखते हैं कि साल 1920 में बड़े लेवल पर शुरू होता है, लेकिन ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सवाल यही है कि असहयोग आंदोलन आखिर ठंडा क्यों पड़ जाता है। सबसे बड़ी वजह थी कि भारत के लोगों से यह अपेक्षा की जा रही थी कि वो भारत के कपड़े को खरीदेंगे। भारत में बनता था खादी का कपड़ा जो भारत के लोग बनाते थे। अच्छा, ये जो खादी का कपड़ा था ये महंगा था, अंग्रेज जो कपड़ा बेच रहे थे वो सस्ता था। तो जो गरीब भारत का व्यक्ति है वो चाहता था कि वो अपने देश का कपड़ा पहने, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। और ना चाहते हुए भी आप देखते हैं कि भारत के गरीबों को क्या करना पड़ा, ये जो खादी महंगी थी इसको ना वो नहीं खरीद पा रहे थे और उन्होंने अंग्रेजों के कपड़े को वापस पहनना पड़ा। बच्चों ने जिन स्कूलों में जाना बंद किया था, भैया 1 साल हुआ बंद हो गया, 2 साल, आप देखते हैं कि 6 महीने हुआ, 1 साल हुआ, कब तक वो अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे। भारत में कोई इतने अच्छे शिक्षण संस्थान भी नहीं थे कि वहां पर जाकर वो अपने अध्ययन को कर पाते। और इसीलिए भारत के बच्चों को भी वापस कॉलेज में स्कूलों में जाना पड़ा अपनी पढ़ाई करने के लिए। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जो टीचर्स थे उनको भी वापस पढ़ाने के लिए जाना पड़ गया। तो धीरे धीरे इतने बड़े स्तर पर शुरू हुआ ये आंदोलन आप देखते हैं कि धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया। और फिर एक घटना घट जाती है जिसके साथ ही आप देखते हैं कि यह आंदोलन हमें समाप्त होता हुआ दिखता है। पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन में ये जो चौरा चौरी की घटना है इस पर टिप्पणी कीजिए। दोस्तों समय था साल 1922, तारीख थी 5 अप्रैल, स्थान है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आप देखते हैं कि यहाँ पर चौरा चौरी नामक एक इलाका है और यहाँ पर बहुत से जो भारतीय थे उनके बीच में और अंग्रेजी पुलिस वालों के बीच में आप देखते हैं कि टकराव होता है। और इसके बाद आंदोलनकारी हो जाते हैं, गुस्सा वो इन पुलिसकर्मियों के पीछे पड़ते हैं। पुलिसकर्मी थाने के अंदर जाकर छुप जाते हैं, थाने पर किया जाता है अटैक और उन पुलिसकर्मियों को जिंदा ही आप देखते हैं कि जला दिया जाता है। और जब यह खबर गांधी जी तक पहुंचती है तो दोस्तों वो इससे बहुत ज्यादा दुखदायी होते हैं और वो हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हिंसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब यह हिंसा होती है तो गांधी जी इस चौरा चौरी की घटना के बाद क्या कर लेते हैं दोस्तों, आपको दिखता है कि इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक, जब देश के अंदर हम ये देखते हैं कि दोस्तों असहयोग आंदोलन की ज्वाला जल रही थी, उससे कुछ समय पहले ही हमारे देश के अंदर एक और आंदोलन भी हो रहा था और उसी से संबंधित सवाल है। पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये खिलाफत आंदोलन क्या है और खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको एक टिप्पणी लिखनी है, ये बताना है। देखिए, आप सभी को पता है कि अंग्रेज जो थे ना दोस्तों भारत पर तो कब्जा करे ही हुए थे, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि विश्व में भी वो विश्व युद्ध में शामिल थे, आपको पता है ना। जी हाँ, और ये जो विश्व युद्ध हो रहा था ना इसमें अलग अलग टीमें बनी हुई थी। एक तरफ तो आपको बहुत सारे देश दिख रहे थे, एक तरफ तो आपको ब्रिटेन दिख रहा था और उसमें दूसरी तरफ आपको एक देश दिखता था जिसको हम लोग ऑटोमन साम्राज्य के नाम से पुकारते थे। और इस ऑटोमन साम्राज्य को आज के समय में हम लोग तुर्की कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ऑटोमन साम्राज्य को आज के समय में हम लोग तुर्की के नाम से पुकारते हैं। तो हुआ क्या था दोस्तों, अंग्रेज जो थे, ब्रिटेन जो थे, वो प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं और प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज कहते हैं कि भाई ये जो हमारा दुश्मन देश था ना तुर्की, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको समाप्त कर देंगे, इसके टुकड़े कर देंगे। और तुर्की में ही आप देखते हैं कि जो दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम लोग थे उनके सबसे बड़े आप देखते हैं कि जो धार्मिक नेता थे जिनको खलीफा कहा जाता था ना वो भी रहा करते थे और अंग्रेज कह रहे थे कि भाई हम इस खलीफा के पद को भी समाप्त कर देंगे। तो जब ये बात भारत के मुसलमानों को पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए कि
एक तो तुम हमारे देश पर राज करे हुए हो, हमको परेशान कर रहे हो, और अब तुम हमारे धर्म के सबसे बड़े धार्मिक नेता का आप अपमान कर रहे हो, उनके पद को समाप्त कर रहे हो। तो अपने खलीफा के पद को समाप्त जो हो रहा था, उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा जो समाप्त हो रही थी, उसको बचाने के लिए भारत के मुसलमानों ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। साल 1919 में इस आंदोलन को स्टार्ट किया, दो भाइयों ने किया, अली मोहम्मद और आप देखते हैं कि शौकत अली, है ना, दो भाई हैं दोस्तों जिनको अली बंधु कहा जाता है ना। इन दोनों ही भाइयों ने आप देखते हैं कि साल 1919 में इस खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था, जो ये बात कर रहा था कि जो खलीफा का पद है ना उसे समाप्त ना किया जाए और अंग्रेज क्या करें, इस खलीफा के पद को पूरे तौर पर बचाए रखें। लेकिन ऐसा नहीं होता और साल 1924 में आप देखते हैं कि अंग्रेज खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं और बाद में फिर ये जो खिलाफत आंदोलन था ये भी साल 1924 में खत्म होता है ना। आखिर खिलाफत आंदोलन की मांगे क्या थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है पेपर में, आप देखते हैं कि बहुत बार पूछा जाता रहा है और इसके बाद वाला भी ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि जो खलीफा का से संबंधित आंदोलन था, इसमें यह कहा गया कि जो उनकी शक्तियाँ हैं खलीफा की, उनको वैसे ही रहने दिया जाए और उनको पूरी प्रतिष्ठा दी जाए। उनका जो स्थान है, जिस क्षेत्र पर वो अपना आधिपत्य रखते हैं, जहाँ पर उनका शासन है वो बना रहे, और मुसलमानों के जो पवित्र स्थान है वो मुसलमानों के ही दिए जाएं, किसी और को नहीं। ये बात खिलाफत आंदोलन में की जा रही थी, है ना। अब अच्छा, भारत में ये जो खिलाफत आंदोलन था ये भारत से संबंधित तो नहीं था, ये तो तुर्की से संबंधित था। तो फिर ये भारत के इस खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया? देखिए, गांधी जी का ये मानना था कि अगर भारत के हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक करना है, कि ये तो भारत के मुसलमान लोगों का आंदोलन था, कि अगर भारत के हिंदू भाई भी अगर भारत के मुसलमानों के साथ जुड़ जाएं तो भारत के लोग अपनी एकता का इस आंदोलन के प्रति प्रदर्शन कर सकते हैं और फिर हम अंग्रेजों से भविष्य में भी बहुत सारे आंदोलनों को मनवा सकते हैं। तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने के लिए, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए गांधी जी क्या करते हैं दोस्तों, इस खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं। समय बढ़ता है आगे और धीरे धीरे हम देखते हैं कि दोस्तों एक और बड़ी घटना भारत के अंतर्गत हमें होती हुई दिखती है, जिसे कहा जाता है साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या है दोस्तों? साल था 1928, है ना। पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और ये भारत में इनका विरोध क्यों हुआ। भाई, साल 1928 में लंदन से आप देखते हैं कि 7 लोगों को चुना जाता है, ठीक है, और इन 7 लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई जाओ और भारत में जाकर ना, भारत का जो भविष्य में कानून बनेगा उसमें किस तरीके से चीज़ों को होना चाहिए, किस तरीके से ये अपने देश को चलाएं, वो जाकर बताओ। अब भाई, भारतीयों के लिए बड़ी अपमान कर देने वाली बात थी कि इस कमीशन में 7 लोग थे और ये जो साइमन कर व्यक्ति है ये इस कमीशन का अध्यक्ष था। इन 7 लोगों में कोई भी भारतीय नहीं था। तो क्या उस समय हमारे पास कोई विद्वान व्यक्ति नहीं था? क्या हमारे पास कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं था? हमारे पास अंबेडकर जी थे, हमारे पास नेहरू जी थे, हमारे पास गांधी जी थे, हमारे पास सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति मौजूद थे, है ना। लेकिन आप देखते हैं कि किसी भी भारतीय को उसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। और जब ये बात भारत के लोगों को पता चलती है, तो जब ये लोग, ये जो ग्रुप था, 7 लोगों का ग्रुप भारत में आता है ना, तो क्या किया जाता है दोस्तों, किसी भी भारतीय के इसमें ना होने की वजह से भारत के लोग इसका बड़े तौर पर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और जहां जहां पर, जिस जिस शहर में ये भारत में जाते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि उनको ये स्लोगन लिखे दिखाए जाते हैं। क्या कहा जाता है? साइमन, साइमन गो बैक, इस तरीके के नारों से आप देखते हैं कि इन लोगों का स्वागत किया जाता है। ठीक, अब भारत में आप देखते हैं कि ये जो हमारा आंदोलन हुआ था, है ना, असहयोग आंदोलन, ये तो विफल हुआ। साल 1922 में चौरी चौरा की घटना से समाप्त हो गया। लेकिन भारत में हम देखते हैं कि कुछ और भी बड़े आंदोलन हमें होते हुए दिखते हैं और इन आंदोलनों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक एक कर आप सभी के सामने रखेंगे। देखिए, समय था, है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि भारत में एक बड़ा आंदोलन रखा जाता है जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आखिर करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। साल 1930 में आप देखते हैं कि इस आंदोलन को शुरू किया जाता है गांधी जी के द्वारा, और इसके शुरू करने की क्या क्या वजह है, इसको हम लोग यहाँ पर एक एक कर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली वजह है कि भारत के अंदर हमने साइमन कमीशन ने, ये जो अंग्रेजों ने दिया ना, इसके बाद भारतीयों में गुस्सा था कि भाई कोई बड़ा आंदोलन कर अंग्रेजों को बताना होगा कि हम इनकी बातों को नहीं मानेंगे। उसी के साथ अंग्रेजों ने साल 1929 में जो भारत में, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी थी और लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, उसके लिए भारत में कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया था, तो इस बात का भी गुस्सा था। इसी के साथ साथ भारत में अब पूरी आज़ादी की मांग उठने लगी कि हमें भारत की पूरी आज़ादी चाहिए, ये देश हमारा है और इस देश की इत्तू सी भी ज़मीन हम अंग्रेज़ों को नहीं देंगे। अच्छा, गांधी जी ने ना 11 मांगे रखी थी अंग्रेज़ों के सामने, अंग्रेजी अधिकारों के सामने, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनमें से किसी भी मांग का जवाब नहीं दिया था। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की बात करते हैं।
अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का क्या वजह था, है ना, ये तो हमने देख लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है कि हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो नियम है ना, उनको बड़े ही विनम्रता के साथ नहीं मानेंगे। जो भी नियम अंग्रेजों ने नहीं बनाए, उन जो बनाए हैं उनको नहीं मानेंगे। और इसी बात को लेकर क्या होता है दोस्तों, हमारे देश में एक नमक सत्याग्रह, जिसे हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, वो शुरू होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का जो आप देखते हैं कि जो आरंभ है वो नमक सत्याग्रह से होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि भारत के लोग अपने ही देश में नमक नहीं बना सकते थे। गांधी जी ने कहा था कि भाई देश हमारा है, हमारी देश की मिट्टी है, हमारे देश का पानी है, हमें यहाँ पर नमक बनाने दो, हमसे इतना टैक्स लेते हो, ऐसा ना करो। लेकिन उसका कोई जवाब अंग्रेजों ने नहीं दिया। तो गांधी जी ने कहा कि भाई अब तो इनको समझाना होगा। और आप देखते हैं कि दोस्तों क्या होता है कि गांधी जी नमक कानून को तोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना, और सफल भी होते हैं। और इसके लिए गांधी जी क्या करते हैं दोस्तों, अपने, है ना, आप देखते हैं कि 12 मार्च साल 1930 को गांधी जी चलते हैं साबरमती आश्रम से। 78 उनके साथी होते हैं। 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी के किनारे पहुंच जाते हैं, समुद्र के किनारे, और वहां पर जाकर ये नमक को क्या करते हैं दोस्तों, नमक बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम को तोड़ते हैं, है ना, और ये बताते हैं कि हम तुम्हारे द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को नहीं मानेंगे। और जब गांधी जी ये कानून तोड़ देते हैं तो भारत में बड़े स्तर पर हर जगह पर नमक के कानून को तोड़ा जाता है। भारत के लोग नमक की फैक्ट्रियों को लूट लेते हैं, नमक पर पूरे तौर पर आप देखते हैं कि कब्जा कर दिया जाता है, और अंग्रेज इस बड़ी घटना को रोकने में विफल हो जाते हैं। धीरे धीरे गुजरता है समय, और समय आ जाता है साल 1931 का। देखिए साल 1931 में ना अंग्रेज जो थे दोस्तों इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने में सक्षम नहीं थे। तो वो गांधी जी से कहते हैं कि भैया आपकी बातें क्या हैं, जरा आओ बताओ, हम सुनने को तैयार हैं। तो आप देखते हैं कि साल 1931 में गांधी जी के बीच में और उस समय का जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था इरविन, इनके बीच में होता है एक समझौता जिसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। और इसी गांधी इरविन समझौते में ये बात होती है कि भाई आप ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हो ना, इसे स्थगित कर दो। गांधी जी कहते हैं हाँ हाँ स्थगित कर देंगे, हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करो। वो कहते हैं कि हाँ हाँ मांगे पूरी कर लेंगे, लेकिन ना आपको अगर और बातें करनी है तो आपको लंदन जाना होगा। तो गांधी जी कहते हैं कि चलो लंदन चले जाते हैं। और लंदन में जाकर क्या करते हैं दोस्तों, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अंग्रेज क्या करते थे, भारत से संबंधित कोई भी जो बातचीत थी उसके लिए भारत के नेताओं को लंदन बुलाते थे, और एक राउंड टेबल मीटिंग हुआ करती थी। सभी नेता बैठते थे, अंग्रेज अधिकारी बैठते थे और डिस्कशन होता था। तो गांधी जी उस दूसरी गोलमेज सम्मेलन के लिए भेज दिए जाते हैं बाहर, और पीछे कहा जाता है कि हम आपकी सारी बातों को मान लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि साल 1931 में यह आंदोलन जब अपने चरम पर था, तो आप देखते हैं कि गांधी जी इस आंदोलन को विफल करते हैं। गांधी जी को लग रहा था कि शायद हमारी बातें मान ली जाएंगी, है ना, लेकिन जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं और गांधी जी कहते हैं कि भाई हमारी सारी मांगे पूरी हों, लेकिन उसी के साथ साथ हमें एक और चीज चाहिए। वो क्या, गांधी जी डिमांड करते हैं कि भैया हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। और अंग्रेज कहते हैं कि हम पूरी आज़ादी नहीं देंगे। तो गांधी जी इस बात को ना मानते हुए कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए, इस मीटिंग से बाहर आते हैं। वापस आते हैं तो देखते हैं कि जो भी वादे किए थे पूरे नहीं हुए। भारत के नेता लोगों को अभी भी जेल में रखा हुआ है। कांग्रेस को एक आप देखते हैं कि गैर कानूनी संगठन बना दिया जाता है। तो दोबारा से गांधी जी फिर वापस आने के बाद इस मीटिंग से इस आंदोलन को शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद यह आंदोलन कमजोर हो जाता है और फिर साल 1934 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए साल 1932 में ना दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, और इसी घटना को हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं। देखो हुआ क्या था कि भारत में हमारे दो बड़े नेता, एक हैं हमारे दलितों के और सभी भारतीयों के नेता हैं अंबेडकर जी, जो मुख्य तौर पर दलितों के उत्थानों की बात करते थे। दलित जो थे वो समाज में हमेशा से शोषित होते रहे। तो अंबेडकर जी ने यह कहा कि भारत में जब भी आप देखते हैं कि चुनावी प्रक्रिया हो तो दलितों के लिए क्या है दोस्तों, पृथक चुनावी प्रक्रिया हो। इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा इलाका जहां पर दलित लोग ज्यादा हैं, है ना, जहां पर दलित लोग ज्यादा हैं, वहां पर वोट देने का अधिकार और नेता बनने का अधिकार, इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार सिर्फ दलित लोगों को ही मिले। तो पूरे देश का चुनावी प्रक्रिया अलग हो, लेकिन जहां पर दलित लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर वोट देने का अधिकार और नेता बनने के लिए खड़े होने का अधिकार दलितों को मिले। इसी बात को अंबेडकर जी रख रहे थे, लेकिन गांधी जी को यह बात बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि देश में पूरी प्रक्रिया समान होनी चाहिए, देश में एक जैसी ही चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए। इस बात को लेकर इन दोनों में मतभेद होता है। गांधी जी अपनी बात को लेकर अनशन पर बैठ जाते हैं, और आप देखते हैं कि जब ये बात अंबेडकर जी को पता चलती है तो वो गांधी जी से मिलने पहुंचते हैं, और उसके बाद ये दोनों समझौता कर लेते हैं कि भैया आप जो ये अलग चुनावी प्रक्रिया की बात कर रहे हो, चलिए मैं इसको नहीं मानूंगा, लेकिन आप दलितों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत आरक्षण दे दीजिए, है ना। और आप देखते हैं कि साल 1932 में पूना शहर के अंदर इन दोनों नेताओं के बीच में होता है पूना समझौता, जिसे आप देखते हैं कि पूना पैक्ट के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसमें यह बात तय होती है कि हम दलितों के लिए जो अलग चुनावी प्रक्रिया है इसको समाप्त कर देंगे और दलित भाइयों को आरक्षण मिलेगा, जिसके तहत इनका जीवन बेहतर हो सके।
बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि हमारा ये जो असहयोग आंदोलन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इन दोनों आंदोलनों में महिलाओं की क्या भूमिका रही थी, उसको हमें बताना है। इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो असहयोग आंदोलन था ये साल 1920 में शुरू होता है। उस समय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो महिलाएं थीं वो ज़्यादा बढ़ चढ़कर आंदोलन में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना विरोध किया था और बड़े तौर पर आप देखते हैं कि वो सड़कों पर आई थी, चाहे वो शहर की पढ़ी लिखी महिला हो या फिर आप देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिलाएं थी। सभी महिलाओं ने असहयोग आंदोलन में अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर गांधी जी की सभाओं में भाग लिया था। जब नमक कानून तोड़ा गया था उस समय भी हम देखते हैं कि इन महिलाओं ने बड़े तौर पर अपना विरोध किया था और इस पूरे विरोध की वजह से ही हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो असहयोग आंदोलन था ना वो ये जो असहयोग आंदोलन था वो मजबूती से आगे बढ़ा था। यहां पर एक शब्द आपके सामने रखा जा रहा है दोस्तों जिसे हम लोग कह रहे हैं पिकेटिंग। तो मुख्य तौर पर जो हमारी महिलाएं थीं वो क्या करती थी दोस्तों, पिकेटिंग कर दिया करती थी। जिसका मतलब क्या है दोस्तों, जिसका मतलब है कि घेराबंदी कर दिया करती थी कि अगर अंग्रेजों की कोई दुकान है ना, जिससे आप देखते हैं कि अंग्रेज लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं भारतीयों के खिलाफ, या फिर अंग्रेजों के कोई कार्यालय हैं तो उस कार्यालय को घेर लिया जाता था, या फिर आप देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा कोई ऑफिस था उसको घेर लिया जाता था और उस घेर कर ये लोग विरोध करते थे, है ना। तो बड़े स्तर पर हमारी जो शहरी महिलाएं रहीं, ग्रामीण महिलाएं रहीं, उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। असहयोग आंदोलन में कम थे, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें बड़ी तौर पर महिलाओं ने अपना योगदान दिया था। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं कुछ और प्रश्नों का। पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग क्या है। देखो, भारत के अंदर अलग अलग राजनीतिक दल रहे हैं, उसी में से एक दल था दोस्तों, एक पार्टी है जिसे मुस्लिम दल के नाम से या फिर मुस्लिम लीग के नाम से कहा जाता है। साल 1906 में इस पार्टी को बनाया जाता है। कहां पर बनती है दोस्तों ये पार्टी, ये आज का जो ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी, वहां पर बनाया जाता है। ये पार्टी उस समय के भारत के जो मुसलमान थे ना, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रही थी, सबके विकास के लिए नहीं, कि भाई मुसलमानों को अच्छा मौका मिले, मुसलमानों का जीवन बेहतर हो, मुसलमानों को सरकारी नौकरियां मिले, उसी को आप देखते हैं कि ये पार्टी रख रही थी। और इसी पार्टी ने फिर बाद में आप देखते हैं कि भारत से एक अलग पाकिस्तान की मांग भी की थी। अब यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ना हर साल अपना अधिवेशन या फिर मीटिंग करती थी और इस मीटिंग में आप देखते हैं कि कांग्रेस चीज़ों को डिसाइड करती थी। तो कांग्रेस की एक मीटिंग होती है जिसमें यह तय होता है कि भैया हम क्या करेंगे, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, जिसे हम लोग पूर्ण स्वराज के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये जो पूर्ण स्वराज का आइडिया था, आप देखते हैं कि साल 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें तय हुआ था और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जिसमें यह तय हुआ था कि भारत की ज़मीन है, भारतीयों की है और भारत पर ही भारत के लोग इस पर शासन करेंगे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो भारत में एक संगठन है जिसका नाम है आरएसएस, आज भी कार्यरत है। इसको साल 1925 में आप लोग देखते हैं कि केबी हेडगवार जी के द्वारा बनाया गया था। ये भारत में आप लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य कि भारत के युवाओं को जोड़ा जाए और वो इस सशक्त बने, इस लायक बने कि वो देश के विकास में से ज़्यादा योगदान दे सकें। दोस्तों यहाँ तक तो हमने आप सभी के साथ जो हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस रहे थे उसको डिस्कस किया है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से कुछ हमारे है ना, अब हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब तक शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि खिलाफत समिति किसके द्वारा बनाई गई थी। जो खिलाफत समिति थी वो किन्होंने बनाई थी, आप सभी को पता है कि अली ब्रदर्स ने उसको निर्मित किया था खलीफा के पद को बचाने के लिए। अगला सवाल है कि अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में डैश सभा का आयोजन हुआ। देखिए, साल 1920 में जब देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था तो भारत के किसानों को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी अलग अलग जगहों पर जा रहे थे और अवध जो यूपी में पड़ता है वहां पर एक किसान सभा का आयोजन किया गया था और इस किसान सभा में भारतीय किसानों से कहा गया कि तुम हमारे इस असहयोग आंदोलन से जुड़ो और आप देखते हैं कि इस अवध किसान सभा को संबोधित भी किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये जो आपको दिखता है दोस्तों कि अवध के अंदर रहने वाले बाबा रामचंद्र जी थे, ये क्या थे, है ना, ये पहले फिजी में काम किया करते थे, फिजी में काम किया करते थे और ये गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर वो लोग थे जिनको अंग्रेज लुभावने वादे देकर देश से बाहर ले जाते थे और फिर उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर काम कराते थे। तो बाबा रामचंद्र फिजी में काम करने वाले एक गिरमिटिया मजदूर थे। पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसका गठन होता है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है, इसको करने की क्या वजह थी, किसने किया था, इसकी जांच करने के लिए हंटर समिति का आप देखते हैं कि चयन किया जाता है। सत्याग्रह का मतलब क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि सत्याग्रह का मतलब है कि सच का रास्ता, कि अपनी बात पूरी करने के लिए आप अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
अगला सवाल है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में डैश के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी वहां पर भी अंग्रेजों का शासन था और उनके खिलाफ भी सत्याग्रह को शुरू किया था। वहां पर अंग्रेज रंग के आधार पर भेदभाव करते थे, गोरे काले का भेदभाव करते थे, तो उसका विरोध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भी किया था। पूछा जा रहा है कि चंपारण आंदोलन का उद्घोष कब हुआ। आपकी किताब में साल 1916 लिखा है, लेकिन जो एक्चुअल तारीख है दोस्तों वो साल 1917 है ना। तो साल 1917 में चंपारण का हमारा ये जो असहयोग आंदोलन था ये शुरू होता है। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि तीन कठिया प्रणाली क्या थी। तीन कठिया प्रणाली चंपारण के किसानों पर लागू होती थी और जिसके तहत आप लोग देखते हैं कि किसानों से 15% जमीन पर नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में चंपारण का आंदोलन किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण का आंदोलन हुआ और एक सफल आंदोलन हुआ। गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कब किया था दोस्तों, वो भी चंपारण का ही हमारा किसान आंदोलन था, जो सबसे पहला किसान आंदोलन था और एक सफल किसान आंदोलन था। साल 1918 में गांधी जी ने एक और हमारा क्या किया था, सत्याग्रह का आंदोलन किया था। और गुजरात के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों, एक जगह है जिसका नाम है खेड़ा, तो यहाँ के भी किसान पैसा ज़्यादा बढ़ाए जाने की वजह से परेशान थे। वो अपना विरोध करते हैं, गांधी जी को बुलाते हैं, गांधी जी वहाँ पहुँचकर उनकी मदद करते हैं और उन किसानों को उनकी समस्या का हल मिल जाता है। तो जो खेड़ा का आंदोलन था वो किसानों से संबंधित था, जिसका हल गांधी जी के द्वारा कर दिया गया था। और दोस्तों यहाँ पर हमने इस चैप्टर से संबंधित जो 30 ज़बरदस्त महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रखते हैं, उसको एक एक कर डिस्कस किया है। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपने नए लेक्चर के अंतर्गत। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी और उसी के साथ साथ ये भी ज़रूर बताएं कि आप अपना नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस चैप्टर पर देखना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।